नमस्कार प्यारे बच्चों, वितान भाग 2 के पाठ नंबर 2 को लेकर हम हाजिर हैं। इससे पहले हमने पहले वाले वीडियो में पाठ नंबर 1 किया था। हमारी यह कोशिश है कि इस लॉकडाउन के दौरान आपको कुछ ऐसा मैटर दिया जाए जो आप घर पर बैठकर पढ़ सकें और आपकी जो बोर्ड की परीक्षा है उसमें काम आ सके। हमने वितान भाग 2 शुरू की हुई है, उसका लेसन नंबर 2। तो पाठ नंबर 2 की बात करते हैं हम भी। पाठ नंबर 2, तो ये हमारा पाठ है जूझ। इस जूझ का अर्थ क्या होता है? संघर्ष होता है भी। जूझ का अर्थ क्या होता है? संघर्ष। जो इस समय हम कोरोना से कर रहे हैं वही संघर्ष है भी। ठीक है, तो जूझ का अर्थ क्या है? संघर्ष है। और इसके लेखक का नाम क्या है भी? आनंद यादव। और अगर हम इसके पूरे नाम की बात करेंगे तो इसका पूरा नाम है आनंद रतन यादव। ये इसका क्या है? पूरा नाम है भी। ठीक है, वितान भाग 2 का दूसरा लेसन जूझ। जूझ का अर्थ होता है संघर्ष और इसके लेखक हैं आनंद यादव, यानी कि आनंद रतन यादव। ये इसका पूरा नाम है। और इसने एक पुस्तक लिखी थी भी, नट रंग। ये इसकी क्या थी? एक पुस्तक थी भी, नट रंग। ये क्या थी? इसकी पुस्तक थी। उसके बाद में ये जो जूझ है भी, इसी के ऊपर 1990 में इसको क्या मिला था भाई? साहित्य अकादमी मिला था। साहित्य अकादमी मिला था भी, अकादमी मिला था। ये इसका क्या है भी? आत्मकथा है। आत्मकथा। आत्मकथा क्या होती है भी? खुद के बारे में लिखना। आत्मकथा का तात्पर्य खुद के बारे में लिखना। अगर जीवनी आ जाए तो जीवनी क्या होती है? जीवनी कि कोई दूसरा व्यक्ति लिख रहा है। लेकिन आत्मकथा के अंतर्गत क्या है कि खुद के बारे में लिखना आत्मकथा कहलाती है। ठीक है भी। उसके बाद में ये क्या था कि मराठी भाषा के लेखक थे भी और लिखते बड़ा अच्छा था। और इसने अपने जीवन में संघर्ष से सीखा था और उसी के ऊपर इसने अपना उपन्यास लिखा, जूझ। ठीक है, और उसी का एक अंश है वो उठाया गया है। अब हम बात करेंगे मूल लेसन की भी, यानी कि मूल पाठ की। देखो भी, ये छोटा सा बालक होता है। जब ये छोटा सा बालक होता है तो इसकी पढ़ने में बड़ी रुचि होती है। पढ़ने में रुचि होती है, लेकिन इसके पिताजी इसको कक्षा में, यानी कि विद्यालय में भेजना बंद कर देते हैं। कि जब ये 4थी कक्षा में था, कक्षा 4 में था, कौन? आनंद, यानी कि इसका नाम क्या था? आनंदा। और इसको वैसे रत्ना कहा जाता था भी। ठीक है, ये इसका क्या था? नाम था। आनंदा नाम इसकी माता लेती थी या इसके अध्यापक लेते थे। वैसे इसको रत्ना कहा जाता था। जब ये कक्षा 4 में था तो इसके पिता ने क्या किया कि इसको विद्यालय से हटा लिया। अब हटाने का कारण क्या था? इसके पिता क्या करते थे भाई? खेती करते थे। खुद तो खेत में जाते नहीं थे तो इसको खेत में भेज देते थे। तो खुद सारा दिन क्या है, गांव में घूम सके, इसलिए क्या है, इसको खेती में लगा देते थे। अब खेती में काम क्या चल रहा था भी? ईख का, ईख पीसने का काम चल रहा था। ईख किसको कहा जाता है? गन्ने को कहा जाता है भी, गन्ने को कहा जाता है। देखो भी, 2 तरीके होते थे उस समय। या तो सबसे पहले ईख को पीखा जाए और या बाद में। जब पहले ईख को पीखा जाता था उस समय क्या होता था? इसमें रस की मात्रा क्या होती थी भी? रस की मात्रा कम होती थी। अब रस की मात्रा कम होती थी। अब रस की मात्रा कम है तो क्या होगा भी? गुड़ भी कम बनेगा। अब गुड़ कम होता था, लेकिन इसकी जो कीमत थी वो क्या होती थी? ज़्यादा होती थी। इसकी कीमत ज़्यादा होती थी। इसलिए क्या करते थे इसके पिताजी कि शुरू के अंदर ही गुड़ की पिकाई कर देते थे। उसके बाद में जो बाद में पीकते थे उसमें क्या होता था भी? गुड़ की मात्रा, यानी कि रस की मात्रा ज़्यादा हो जाती थी। रस की मात्रा ज़्यादा है और रस की मात्रा ज़्यादा है तो गुड़ ज़्यादा बनेगा। लेकिन उस समय तक क्या था कि बाज़ार के अंदर गुड़ बहुत आ जाता था तो इसकी कीमत क्या हो जाती थी? कम हो जाती थी। तो इसके पिता इसको क्या करते थे? विद्यालय से इसको हटा लिया। हटाने के बाद में गुड़ जो, यानी कि ईख की पिसाई है वो शुरू की और उसके बाद में जो गुड़ था वो बेच दिया। उसके बाद में ये फ्री हो जाते हैं। लेकिन इनका पढ़ाई में बहुत मन था, लेकिन ये अपने पिता से डरते थे, लेकिन इसलिए अपने पिता को वो कैसे कहें।
एक दिन क्या हुआ कि इसकी माता धूप में कंडे, धूप के अंदर कंडे, कंडे किसको कहा जाता है भी? कंडे, यानी कि जो गोबर की, जिसको हम साधारण भाषा में थेपड़ी कहते हैं, उसको कहा जाता है भी कंडे। ये थाप रही थी भी। इस कंडे थापते वक्त ये जो रत्ना था या आनंद था, ये क्या है, पानी की बाल्टी भर भर कर लेके आ रहा था, पानी की बाल्टी लेकर आ रहा था। तो इसने अपनी माता से बात करना उचित समझा। इसने देखा कि माहौल अच्छा है, अगर मैं अपनी माता से बात करूंगा अपनी पढ़ाई के बारे में तो ये मेरी बात को ज़रूर समझ जाएगी। तो इसने क्या किया, अपनी माता को धीरे धीरे कहना शुरू किया कि खेत में जो काम है वो समाप्त हो चुका है, अब भी 2 महीने बचे हैं, अगर मैं विद्यालय में जाऊंगा तो मैं इस कक्षा को पास कर लूँगा, मेरा 1 साल बच जाएगा। अब इसकी माता ये कहती है कि आपके पिता को कौन समझाएगा, यानी कि उसको समझाना सबसे बड़ी मुश्किल है। फिर भी इन्होंने सोचा कि क्यों ना कोई जन की तरकीब है वो काम में लाई जाए। तो एक दत्ता जी राव यानी कि उस गांव का मुखिया कह लो या उस गांव का सम्मानित व्यक्ति कह लो या उस गांव का सरपंच कह लो, इसके पास गए। जब इसके पास गए तब इन्होंने अपनी बात इनके सामने रखी, दोनों ने, किसने, माँ और बेटे दोनों ने मिलकर। तो दत्ता जी कहते कि ये स्कूल क्यों नहीं जाता। फिर उन्होंने बताया कि जो इनके पिता है वो सारा दिन रखमा बाई के यहाँ पड़े रहते हैं। अब रखमा बाई के यहाँ पड़े रहते हैं तो फिर खेत का काम कौन करे, खेत का काम फिर इससे करवाते हैं। आप खुद क्या है कि खुले सांड की तरह पूरा दिन गांव के अंदर घूमते रहते हैं। तो वो कहते हैं कि आप अगर चाहो तो हमारी मदद कर सकते हैं, अगर आप उन्हें समझाएंगे तो वो इसे दोबारा से स्कूल में भेजना प्रारंभ कर देंगे। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, शाम को जैसे ही आपका मर्द आएगा तो आप उनको मेरे पास भेज देना। तो उन्होंने जाते जाते इसकी माता ने कहा कि आप यह मत बताना कि हम लोगों ने यह कहा था, नहीं तो वो क्या है कि हम दोनों को वो मारेगा। जैसे ही शाम होती है तो उस खेत से वो आता है तो उसकी जो पत्नी है वो कह देती है कि दत्ता जी राव ने आपको बुलाया है। अब दत्ता जी राव का बुलाना, कहने का तात्पर्य है कि एक बड़े व्यक्ति का एक छोटे व्यक्ति को बुलाना बड़े ही सम्मान की बात थी। तो उसने सोचा कि बड़ी सम्मान की बात है कि मेरे को उन्होंने याद किया है या बुलाया है। तो ये इनके जो पिता थे आनंद के, वो बिना खाना खाए उसके पास चले गए। जब आधा घंटा हो गया उसको वहाँ पहुँचे हुए गए हुए, तो जो आनंद था या रत्ना था वो उसको बुलाने के लिए चला गया कि घर में खाना बन गया और खाना खा लो। जैसे ही वहाँ पहुँचा तो दत्ता जी राव ने उनसे पूछा क्यों रे स्कूल जाता है, तो उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया। दत्ता जी राव ने पूछा कि स्कूल जाता है, तो उसने कहा मना कर दिया। अब ये पूछा कि क्यों नहीं जाता, कहता बापू नहीं जाने देता। कहता क्यों रे इसको स्कूल क्यों नहीं जाने देता, वो कहता कि ये इसकी आदतें बिगड़ गई थी इसलिए मैंने स्कूल से हटा लिया। अब कहते कौन सी आदतें बिगड़ गई, कहता ये क्या करता है कि सारा दिन सिनेमा देखता है और कंडे होते उनको चोरी करके बेच देता है, इसकी संगति बिगड़ गई है। जब मेरे से पूछा गया, यानी कि जब लेखक से पूछा गया, तो लेखक ने कहा कि एक बार मैंने जो कंडे हैं वो बेचे थे, उससे एक बार मैं सिनेमा देखने गया था, उसी से बापू को चिढ़ है। तो लेखक कहता कि मैंने भी झूठ और सच मिलाकर ठोक दिया। उसके बाद में दत्ता जी राव कहते कि तू कल से विद्यालय जाएगा, अगर यह तेरे को नहीं पढ़ाएगा तो तेरी पढ़ाई का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। उस मास्टर की तू सारी फीस भर दे, फीस भरने के बाद में रेगुलर स्कूल जाएगा, यानी कि नियमित रूप से स्कूल जाएगा और आगे पढ़ाई करेगा। अब इस दत्ता जी राव के सामने उसके पिताजी कुछ बोल नहीं सके, इसलिए उसका फिर से विद्यालय में जाना प्रारंभ हो गया। लेकिन जैसे ही ये घर पर आए, घर पर आकर इसके पिताजी ने इनके सामने शर्त रखी। शर्त यह रखी कि सुबह जल्दी उठकर आपको खेत में जाना पड़ेगा, खेत से सीधा आप पाठशाला जाओगे और पाठशाला से शाम को आप खेत में जाओगे, और जिस दिन खेत में काम होगा उस दिन स्कूल से छुट्टी लेनी
पड़ेगी, भी जिस दिन खेत में काम ज़्यादा होगा उस दिन स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ेगी। उसने अपनी हाँ में सिर हिला दिया, यानी कि लेखक ने अपनी हाँ में सिर हिला दिया। इसने दोबारा से प्रारंभ किया। दोबारा जब प्रारंभ किया तो इसने देखा कि दो बच्चों को छोड़कर बाकी जितने भी कक्षा में बच्चे थे वो सारे के सारे क्या थे, नए थे। अब जब ये गया अपने बैग में जो पुरानी किताबें थी झोले में भर के चला गया, दो बच्चों को छोड़कर बाकी बच्चे नए थे। तो इन बच्चों ने क्या किया, शरारती बच्चे थे, इसका जो गमछा था, गमछा, उस गमछे को पूरी क्लास में घुमाया और ये कॉर्नर में सिकड़ कर बैठ गया और उस गमछे को उस मास्टर की मेज़ पे रख दिया। और जैसे ही मास्टर क्लास में दाखिल हुआ उसने पूछा कि ये गमछा किसका है, छड़ी से उठाकर, तो उसने कहा मेरा है। यहाँ कैसे पहुँचा, तो उसने उसकी पूरी घटना की जानकारी दी। उसके बाद में जैसे ही आधी छुट्टी होती है तो बहुत से बच्चों ने शरारत के तौर पर उसकी धोती खींची, लेकिन वो धोती नहीं खुली, वो एक कोने में सिकुड़ कर बैठा रहा। घर आकर उसने पूरी की पूरी घटना अपनी माता को बताई और उसने 2 नाड़े वाली चड्डियाँ मटमैले रंग की यानी कि अपनी माता से सिलवाई। उसके बाद में इसकी दोबारा से कक्षाएं हैं वो प्रारंभ हो गई, यानी कि शुरू होगी। उसी विद्यालय में जो गणित पढ़ाता था मास्टर, उसका नाम क्या था, मंत्री। मंत्री नाम का अध्यापक था जो क्या है, गणित पढ़ाता था। गणित पढ़ाता था लेकिन ये बच्चों को मारता भी बहुत ज़्यादा था। कोई भी उद्यम करने वाला बच्चा होता था उसके वो एक लगाता था तो बच्चे आराम से बैठ जाते थे, यानी कि बच्चे इनसे डरते थे। उसी कक्षा में एक बसंत पाटिल नाम का बच्चा था भी, जो पढ़ाई में बहुत होशियार था। देखने में क्या था भी, दुबला पतला था लेकिन बहुत ज़्यादा होशियार था। और इस मंत्री नाम के अध्यापक के साथ इसकी अच्छी बनती थी। तो मंत्री नाम का अध्यापक इसको क्या करता था, कॉपियाँ चेक करने के लिए दे देता था। धीरे धीरे इसको देखकर जो आनंद था उसने भी पढ़ाई शुरू कर दी, यानी कि वो ये चाहता था कि मैं भी इस बसंत पाटिल की तरह बनूं। इसके कारण क्या है, दोनों के अंदर क्या होगी भाई, दोस्ती हो गई। और दोनों हुई, एक सिरे से ये कॉपियाँ चेक करता बसंत पाटिल तो दूसरी तरफ से आनंद कॉपियाँ चेक करता भी। उसके बाद में उसी कक्षा के अंदर जो मराठी पढ़ाने वाले अध्यापक थे उनका नाम था भी सौंदलेकर नामक एक अध्यापक था जो क्या था, मराठी पढ़ाता था भी। वो जब पढ़ाता था तो वो कविता में इतना रम जाता था कि वो अपने आप को भूल जाता था, यानी कि इतनी लय और सुर या ताल के अंदर कविता गाता था, यानी कि उस कविता को पढ़ाता था। उसे देखकर इस आनंदा के मन के अंदर भी उसी प्रकार से कविता गाने का या कविता पढ़ने का विचार आया। तो इसने क्या किया, प्रयास किया। जब इसने प्रयास किया, ये खेत में जाता था। पहले खेत में जाता था तो अकेला बन गया था, खटकता था, क्योंकि इसको ये था कि कोई ना कोई चाहिए जो इससे बात कर सके ताकि वो समय व्यतीत हो जाए। लेकिन जैसे इसने उन कविताओं को गाना शुरू किया, उनको गाने का प्रयास किया, तब इसको ये लगा कि खेत में उसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। अगर खेत में कोई नहीं है तो वो उस कविता को ऊंची लय में, ऊंची ताल में गा सकता है। तो वो ऐसा ही करता, जो अध्यापक द्वारा कविता गाई जाती या पढ़ाई जाती उसको वो खेत में जाकर दोहराता। धीरे धीरे क्या है, इसकी भी तुकबंदी आने लग गई। फिर इसको ये लगा कि जो कवि होता है वो भी क्या होता है, एक हार्ड मास का बना हुआ पुतला ही होता है। तो इसने कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया भी। जब इसने कविता लिखना प्रारंभ किया तो 1-2 बार इसने वो कविता अपने जो अध्यापक थी वो उसको सुनाई। 1-2 बार जब उसको सुनाई तो उसको वह इतनी अच्छी लगी कि उसने क्या किया कि इस आनंद को दूसरी कक्षाओं में ले जाकर भी क्या है कविताएं, यानी कि कक्षा 6 में लेके गया, 7वीं कक्षा में लेके गया। और किसी समारोह होता था उसमें भी क्या है, इसको खड़ा कर दिया जाता था कविता बोलने के लिए, क्योंकि ये इतनी कविता अच्छी बोलता था। जो अध्यापक के द्वारा कविताएं लिखी जाती थी उसको वो बड़े ध्यान से देखता था। एक मालती की बेल थी भी, मालती की बेल पर
कविता लिखी हुई थी, उस कविता को भी इसने पढ़ा था और उस मालती की बेल को भी देखा था। तब इसके मन में विश्वास हुआ कि मैं भी कविता लिख सकता हूँ। तो उसके बाद में जैसे ही ये क्या है खेत में जाता था तो यानी कि एक टुकड़ा लेता था, कभी भैंस के ऊपर लिख दिया, कभी कहीं लिख दिया। इस प्रकार से इसकी जो मराठी है वो धीरे धीरे सुधरने लगी और इसका यानी कि कविताओं के अंदर इसकी रुचि है वो बढ़ती गई। धीरे धीरे जब भी ये कविता लिखता, अगर कविता रात को पूरी हो जाती तो ये रात को ही क्या है उस अध्यापक को दिखाने चला जाता था। किसको दिखाने जाता था? सौंदलेकर को। उस सौंदलेकर अध्यापक को दिखाने के लिए चला जाता था। भी जैसे 8 बजे शाम को 9 बजे कविता पूरी हुई तो ये उस रात का इंतज़ार नहीं कर सकता था। इसको ये था कि मैं जाकर ये कविता अध्यापक को दिखाऊंगा तो वो इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। इस प्रकार से इसकी जो कविताएं हैं वो यानी कि लोगों को अच्छी लगने लगी और इसका जो एक लेखक बनने का जो सफ़र है वो पूरा हो गया। तो इसी को क्या कहा गया है? जूझ कहा गया है कि किस प्रकार से एक संघर्षमय जीवन व्यतीत करते हुए इसने क्या है कविता लिखना प्रारंभ किया। अब बात करते हैं जो हमने पिछला पार्ट था, लेसन था, उससे में से हम क्वेश्चन पूछेंगे आपसे 2। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। मैंने आपको कहा था कि यशोधर बाबू के बड़े लड़के की मासिक वेतन कितनी थी? तो इसका आंसर ए है भाई 1000, बी है भाई 1500, सी है भाई 1200 और डी है भाई 800। देखो भी आपने इसका जो आंसर है वो ए बी सी डी में देना है। कमेंट में सिर्फ ए बी सी डी जो भी इसका आंसर आएगा वो लिखना है। इसके अलावा आपने संख्या कितनी थी ये नहीं लिखना है, सिर्फ आंसर लिखना है ए बी सी डी कमेंट के अंदर। ठीक है भी। उसके बाद में हम इस जूझ जो पाठ है इसके प्रश्नों की बात करते हैं कि इसके प्रश्न क्या है भी। देखो भी पहला प्रश्न इसका ये है कि जो जूझ है इस शीर्ष का औचित्य स्पष्ट करना है कि जूझ इसका जो शीर्षक है जूझ का देखो भी जूझ का औचित्य स्पष्ट करना है। औचित्य स्पष्ट करना है भी, स्पष्ट करना है। तो इसका अर्थ क्या होता है भी? ये जैसे पहला प्रश्न, इसका अर्थ क्या है कि इसका अर्थ होता है संघर्ष। तो हम देखते हैं कि इस लेसन को पढ़ने के बाद में कि इस लेखक ने अपने जीवन में एक लेखक बनने के लिए कितना संघर्ष किया और उसी को इस पाठ के अंतर्गत दिखाया गया है कि किस प्रकार से पढ़ाई छूट जाने के बाद में दोबारा से इसने पढ़ाई शुरू की। ठीक है। उसके बाद में सुबह शाम खेतों में जाना, फिर विद्यालय में जाना, जिस दिन खेत में काम होना उस दिन विद्यालय में छुट्टी ले लेना। अगर कोई व्यक्ति एक क्लास पीछे रह जाता है फिर से उस क्लास में उसको शुरू करना कितना मुश्किल होता है ये हम जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इसने क्या है कि 2 महीनों के अंदर वो अपनी कक्षा पूरी की और ये इस प्रकार इतनी लगन और मेहनत से पढ़ रहा था कि इसने जो बाकी बच्चे थे उनको भी पीछे छोड़ दिया। फिर कविता लिखने के लिए इसने कितना संघर्ष किया, किस प्रकार से इसने सीखा, क्योंकि इसको मराठी नहीं आती थी। इसने मराठी उस अध्यापक से सीखी। अध्यापक से सीखने के बाद में क्या है कि धीरे धीरे इसकी मराठी के अंदर भी सुधार आ गया भी। उसके बाद में एक प्रश्न यह भी है कि अगर दत्ताजी राव ने इनकी मदद नहीं की होती, दत्ताजी राव ने इनकी सहायता नहीं की होती, इनकी सहायता नहीं की होती तो लेखक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता भी? तो लेखक के जीवन
लेखक के जीवन में क्या बदलाव आता या क्या प्रभाव पड़ता भी, क्या बदलाव आता। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर इसकी मदद नहीं की होती तो क्या हो जाता भी, इसकी दोबारा से पढ़ाई शुरू नहीं होती और ये कभी लेखक नहीं बन पाता। फिर क्या था, ये खेतों के काम में लग जाता। इसके बाप यही चाहता था, इसका पिता यही चाहता था कि ये खेतों में लगे और ये खेतों में लगा रहता और इसकी जो पढ़ने की इच्छा थी वो समाप्त हो जाती अगर दत्ता जी राव ने इसकी सहायता न की होती। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि क्या दत्ता जी राव ने जो इनके सामने झूठ बोला, उनके पिता के सामने झूठ बोला, अगर वो झूठ नहीं बोला होता तो इनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता, तो भी यही प्रभाव पड़ता कि इनकी जो पढ़ाई है वो छूट जाती भी, ये आगे नहीं पढ़ पाता। इसके बाद में जो हमारी क्विज चल रही है उसका दूसरा प्रश्न एक और है भी, वो हम आपको बता देते हैं, जो कि हमारे पिछले पाठ से संबंधित है। हमने देखा था कि किशनदा की मृत्यु का कारण, तो प्रश्न यह है भाई कि यशोधर बाबू को लोगों ने किशनदा की मृत्यु का कारण क्या बताया। ठीक है भी, हमारा ए ऑप्शन रहेगा लंबी बीमारी के कारण, हमारा बी ऑप्शन रहेगा जो हुआ होगा, हमारा सी ऑप्शन रहेगा दुर्घटना के कारण और हमारा डी ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं। देखो भी, यशोधर बाबू को लोगों ने किशनदा की मृत्यु का कारण क्या बताया, लंबी बीमारी के कारण ए ऑप्शन है, बी जो हुआ होगा, सी दुर्घटना के कारण, डी इनमें से कोई नहीं है। आपने ए बी सी डी जो भी इसका आंसर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट करना है, ए बी सी डी जो भी उचित आंसर है। देखो भी, ये एक परंपरा है जो हमने आपके लिए ये जो लेसन शुरू की हैं, इनकी परंपरा जो शुरू की है, इसका अर्थ यह है कि हम ये चाहते हैं कि जो खाली समय है इसका आप सदुपयोग कर सकें, क्योंकि किताबें मार्केट में मिल नहीं रही है और हमारी जो पढ़ाई है वो पीछे छूट रही है। कक्षा 11 से हम प्रमोट हो चुके हैं, वो किताबें हमारे काम की नहीं है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि कक्षा 12 का मैटर है हम उसको पढ़ें। थोड़ा सा इसको मैं दोबारा रिवाइज करूँगा भी। इसके लेखक का नाम क्या है भी, आनंद रतन यादव इसका पूरा नाम है भी। ठीक है, इसका जन्म कब हुआ था, 1935 में ही हुआ था। जो पीछे हमने पढ़ा था मनोहर श्याम जोशी, उसका जन्म भी कब हुआ था, 1935 के अंतर्गत ही हुआ था। तो दोनों का जन्म क्या सन क्या है, एक है भी। उसके बाद में क्या है, मुख्य पात्र कौन है भी, आनंदा ही है, आनंदा है, या इसको आनंद भी कहा गया है, इसको रत्ना भी कहा गया है। और संघर्ष किसके लिए किया है, इसने अपनी पढ़ाई के लिए किया है, जो मैंने आपको इस पूरे वीडियो के अंतर्गत बताया है। इसी के साथ हमारा यह लेसन भी पूरा होता है। आपने अच्छे से इनको पढ़ना है, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से देखना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।